तो आज का अपना जो है ना, जो आज का अपना टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा कैपेसिटर का। ठीक है, यस सर। जो कैपेसिटर नाम दिया गया है, तो पहले तो समझो कि हम लोगों को ये नाम का क्या मतलब है और इसको पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि बेसिक क्लास में यानी कि इसके पहले क्लास में जब लोगों ने डिस्कस किया है, वो डिस्कस कर रहे थे किसी एक चार्ज को लेके कि कोई एक चार्ज अगर होगा तो चार्ज की वजह से मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता हूँ। और हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊंगा और वहां किसी दूसरे चार्ज को रोकूंगा तो वो जो चार्ज होगा वो एक एनर्जी को महसूस करेगा और उस एनर्जी की वजह से जो चार्ज होगा वो बाहर की ओर भाग जाएगा अगर फील्ड अपना पॉजिटिव चार्ज का बना है, और अगर वो नेगेटिव चार्ज का बना है तो उस चार्ज को वो अंदर खींच लेगा। इसका मतलब कि अगर मुझे किसी भी चार्ज को मूव करवाना हो, किसी भी चार्ज को अगर मुझे एनर्जी देना हो तो वो एनर्जी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे सकता हूँ। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो जो चार्ज उस फील्ड में रखा जाएगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी को फील करेगा, और उतनी ज्यादा एनर्जी फील करेगा तो उतना तेजी से बाहर भागेगा। यानी कि इसको ऐसा समझो, मैंने ये कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई एक चार्ज हो तो चार्ज का एक सराउंडिंग एरिया होगा, चार्ज की वैल्यू Q हो, इस सराउंडिंग एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। यहां पे एक चार्ज होगा टेस्ट चार्ज, मैं अगर टेस्ट चार्ज को यहां से लाके यहां रख दूं तो इस पॉइंट पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि पोटेंशियल कितना है, यहां पे कितना पोटेंशियल है। ये चेक करने के लिए मैं करूंगा K इंटू क्यू अपॉन में R। इससे ये पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है जिसने फील्ड को क्रिएट किया है तो फील्ड के इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इतना होगा। जितना पोटेंशियल होता है मैं इस पोटेंशियल से ये गेस कर पाऊंगा कि इस पॉइंट पे अगर मैं किसी चार्ज को रख दूं तो इस चार्ज पे इस चार्ज को कितनी एनर्जी मिल जाएगी। अगर मैंने इस चार्ज को इस वाले पॉइंट पे रख दिया यानी कि Q0 रख दिया जहां का पोटेंशियल पहले से V है, तो इस चार्ज को कितनी एनर्जी मिल जाएगी, ये हो जाएगा V इंटू Q0 यानी कि K इंटू Q इंटू Q0 अपॉन में R। इतनी एनर्जी मिल जाएगी इस चार्ज को, और ये जो चार्ज होगा वो इस एनर्जी को रिसीव करके बाहर की ओर भाग जाएगा। अच्छा, बाहर की ओर भाग जाएगा तो इतना समझ सकते हैं कि हमने इसको जो एनर्जी दी, मतलब ये एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग के बाहर चला जाएगा। भागने का मतलब होता है उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का क्या मतलब होता है? तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो किसमें हो जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। अगर इसका कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो जा रहा है तो मैं इस एनर्जी के इक्विवेलेंट लिख सकता हूं हाफ m v², जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा? k इंटू q इंटू Q0 अपॉन R3। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो v के इक्विवेलेंट है, तो मतलब v मतलब वोल्टेज, यहाँ पे v मतलब वेलोसिटी। तो मुझे क्या लिखना चाहिए कि हाफ m v², ये v इंटू Q0 के इक्विवेलेंट है। अब मैं इस फॉर्मूले से ये भी पता कर पाऊंगा कि जिस चार्ज को मैंने फील्ड में रखा है, अगर इस वाले चार्ज का मास m हो तो इस चार्ज को जब मैं इस पॉइंट पर रखूंगा तो इस पॉइंट पर रखने के बाद उसको जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी की वजह से वो चार्ज बाहर भाग जाएगा। बाहर किस स्पीड से भाग जाएगा, अगर मुझे ये चेक करना हो तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। यहां से मैं उसकी स्पीड निकालूंगा, स्पीड इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई होगा 2v Q0 अपॉन में आएगा m, और स्क्वायर में लगाना पड़ेगा रूट में। तो ये वो फॉर्मूला है जिसका यूज करके मैं ये बता पाऊंगा कि अगर किसी भी चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो पहली बात ये कि उस चार्ज पे फोर्स लगेगा जो कि Q इंटू E0 के बराबर होगा। दूसरी बात कि उस फोर्स की वजह से वो जो चार्ज होगा वो बाहर की ओर भागेगा, यानी कि फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो उस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी? K इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R। इतनी एनर्जी जब उस चार्ज को प्रोवाइड करेगी तो वो वाला चार्ज अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर भागेगा। बाहर भागेगा मतलब कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी आएगी तो किस वेलोसिटी से भागेगा ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं बोलूंगा v इक्वल टू रूट ऑफ 2v Q0 अपॉन m। v यानी कि उस पॉइंट का वोल्टेज, Q0 जो चार्ज को हम फील्ड में लाकर रखे हो, m जो चार्ज लाए हो उसी चार्ज का मास। इस फॉर्मूले को यूज करके तुम ये काम इजीली कर पाओगे। तो इसका मतलब अब बेनिफिट देखो, बेनिफिट ये है कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज हो
तो मैं किसी दूसरे चार्ज को मनचाही स्पीड से भगा सकता हूं। समझो कैसे? किसी दूसरे चार्ज को मनचाही स्पीड देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वोल्टेज होना चाहिए। वोल्टेज तो आपके पास होना चाहिए। वोल्टेज आपके पास आएगा कैसे? जब आपके पास कोई फील्ड होगी। मतलब कि मैं जितनी अच्छी फील्ड क्रिएट कर दूंगा उतना अच्छा वोल्टेज मिल जाएगा, और जितनी फील्ड वीक होगी उतना वोल्टेज कम होगा। बेनिफिट क्या है? जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर दोगे उस फील्ड में अगर तुमने किसी दूसरे चार्ज को डाला वो उतना तेज भागेगा। मतलब कि अगर मैं किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहता हूं, किसी पार्टिकल को तेजी से भेजना चाहता हूं, तो मुझे वहां पे हाई फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। वर्ड को रिलेट कैसे करना है तुमको? जितना ज्यादा पोटेंशियल दोगे वो पार्टिकल उतना तेज भागेगा, जितना कम पोटेंशियल दोगे उतना कम तेजी से भागेगा, उसकी स्पीड कम होगी। अब बात आई कि उसको मैं ज्यादा पोटेंशियल दूं कैसे? देने के लिए तुम इसको हटाओ और अपने पॉइंट पे आओ। ज्यादा पोटेंशियल कैसे दूंगा? मेरे पास ज्यादा बेस चार्ज होना चाहिए, क्योंकि बेस चार्ज जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो पोटेंशियल होता है विभव, वो तो अपना रेस्ट चार्ज बनाता है ना। जो रेस्ट चार्ज है वो क्या बनाता है? विभव को। तो रेस्ट चार्ज जितना ज्यादा होगा, यानी कि मैं जितना ज्यादा चार्ज रख पाऊंगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बना पाऊंगा। तो अब अपने पास प्रॉब्लम क्या चल रही है कि यार ये सारा काम तो सिंगल चार्ज की वजह से हो रहा है, तो मुझे चार्ज को स्टोर करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज को मैं स्टोर करूंगा उतनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूं, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा उसमें उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उसका यूज करके मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत तेजी से भगा सकता हूं। क्या बात क्लियर है? नीड को समझो। नीड क्या है? नीड ये है कि मैं चाहता हूं जैसे कि मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, और उस चार्ज पार्टिकल को मैं यहां से वहां भेजना चाहता हूं। भेजो कैसे? उसको एनर्जी देना पड़ेगा। उसको मैं कौन सी एनर्जी दूंगा? मैं उस चार्ज पार्टिकल को सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा। चार्ज पार्टिकल अगर प्लस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनाई है, तो चार्ज पार्टिकल को रखूंगा फील्ड में, तो चार्ज पार्टिकल फील्ड जो होगा वो धक्का देगा और चार्ज पार्टिकल कहां भाग जाएगा? बाहर। चार्ज पार्टिकल कितनी तेज बाहर भागेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि फील्ड ने चार्ज पार्टिकल को कितनी एनर्जी दी। फील्ड ने चार्ज पार्टिकल को कितनी एनर्जी दी, फील्ड चार्ज पार्टिकल को कितनी एनर्जी देगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुमने चार्ज पार्टिकल को जिस पॉइंट पर रखा था उस पॉइंट पे वोल्टेज कितना था। उस पॉइंट पे जितना ज्यादा वोल्टेज होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी देगा, जितना कम वोल्टेज होगा उतनी कम एनर्जी देगा। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को बहुत तेजी से भगाना चाहता हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए? ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए। ज्यादा वोल्टेज बहुत तेज भाग जाएगा। अब प्रश्न आया कि ज्यादा वोल्टेज मैं बनाऊं कैसे? तो ज्यादा वोल्टेज का फॉर्मूला V = K × Q / R। इसका मतलब कि R तो फिक्स है, बचा Q। जितना ज्यादा Q होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना कम होगा उतना कम वोल्टेज होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? जितना ज्यादा Q होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? V = Q। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा चार्ज, या जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा वोल्टेज। वर्ड को सही कहना चाहिए, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा वोल्टेज। चार्ज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्या बात क्लियर है? ये बात हमको समझ आ गई है। अब इससे इन्हें कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा वोल्टेज। अब प्रॉब्लम क्या है कि यार मैं चार्ज ज्यादा कैसे करूं? बेसिकली मुझे एक ही पॉइंट पर बहुत सारा चार्ज लाना है। कैसे लाऊंगा? मुझे चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करना है। एक ही पॉइंट पे मुझे बहुत सारा चार्ज लाना है, या एक ही जगह पे मुझे बहुत सारा चार्ज लाना है। तो मुझे बेसिकली चार्ज को अब स्टोर करना पड़ेगा। चार्ज को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि स्टोर करोगे तभी तो ये काम हो पाएगा। जैसे अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी कोई एक ऑब्जेक्ट है तो इसमें तुम चार्ज को भर दो, लेकिन ये फुल हो गया। जब फुल हो गया तो चार्ज अब कहां आएगा? अब तो तुमको स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। स्पेस बढ़ाओगे तब ज्यादा चार्ज आएगा। तो बेसिकली बात ये चल रही है कि अगर तुम एक अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना चाहते हो या एक ज्यादा वोल्टेज वाला एरिया बनाना चाहते हो तो तुम्हें चार्ज को स्टोर करते रहना चाहिए। चार्ज को स्टोर कैसे करें? तो चार्ज को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई और उस डिवाइस का क्या नाम है? कैपेसिटर। क्या बात क्लियर है? कैपेसिटर यानी कि संधारित्र एक डिवाइस है जिसका मेन काम क्या है? मेन काम है चार्ज को स्टोर करना। अब तुम सोचोगे यार चार्ज को स्टोर करने के लिए ये कैसी डिवाइस है? तो ध्यान से समझो। डिवाइस बनाने के लिए मैं तीन चीजों का यूज कर सकता हूं। या तो मैं ऐसी चीज का यूज कर सकता हूं जिसके पास सिर्फ लंबाई हो, या मैं ऐसी चीज का यूज कर सकता हूं जिसके पास एरिया हो, या मैं ऐसी चीज का यूज कर सकता हूं जिसके पास आयतन हो। बात क्लियर है? जिसके पास वॉल्यूम हो। लेकिन मैं किसका यूज करूं? क्वेश्चन ये चल रहा है।
तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर जिसके पास लंबाई होगी उसके ऊपर अगर मैं चार्ज को स्टोर करना चाहता हूं तो तुमको याद होगा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा जो कि Q/L के इक्विवेलेंट होता है। सरफेस पे करना चाहूंगा तो सिग्मा आएगा Q/A। अगर मैं वॉल्यूम पे करना चाहूंगा रो इक्वल टू Q/V आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जितने भी जगह पे चार्ज को मैं स्टोर करूंगा ये कहीं न कहीं लेंथ पे या एरिया पे या वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगे। अब मैं चार्ज को किस पे स्टोर करूं, क्वेश्चन ये चल रहा है और अल्टीमेटली दिमाग में बात होनी चाहिए कि मैं ज्यादा चार्ज को स्टोर करना चाह रहा हूं। कर तो मैं कहीं भी सकता हूं, चार्ज को स्टोर मैं वायर पे भी कर सकता हूं। भाई मैं वायर पे चार्ज देना चालू करूंगा, वायर पे चार्ज स्टोर होता चला जाएगा। चार्ज अपने वायर की एक कैपेसिटी होगी, वो चार्ज मतलब वो वायर कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा ये उसकी कैपेसिटी होगी ना। वायर की लेंथ को बढ़ा दूंगा कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, वायर की लेंथ को घटा दूंगा कैपेसिटी कम हो जाएगी, वायर को मोटा कर दूंगा कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, वायर को पतला कर दूंगा कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? मतलब कि अगर मैं चार्ज को स्टोर करना चाहूं तो वायर को भी यूज कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या मैं करूं उसको यूज। तो क्वेश्चन चल रहा है कि हमें ज्यादा चार्ज करना है, करने को मैं वायर पे भी कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा चार्ज चाहिए, मुझे ज्यादा चार्ज को स्टोर करना है। क्या बात क्लियर है? दूसरी बात कि अगर तुम वायर पे यूज करना चाहोगे तो ठीक है, तुम वायर को यूज कर लो स्टोर करने के लिए, लेकिन वायर की लेंथ मान लो इतनी बड़ी हुई तो तुम चार्ज को स्टोर कर लोगे। लेकिन अगर तुम ज्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहो तो तुम्हें और लंबा वायर लाना पड़ेगा, वायर काफी लंबा लाना पड़ेगा। और काफी लंबे वायर में तुम इतने लंबे वायर को अगर कहीं मतलब चार्ज को तो वायर में स्टोर कर लोगे लेकिन वायर को कहां रखोगे? वायर को रखने के लिए भी तो जगह होना चाहिए ठीक ठाक। तुम वायर का इस टाइप का शेप बना सकते हो, वायर को कहोगे मैं ऐसे रैपर डालूंगा तो एक छोटे से एरिया में बहुत सारा वायर आ जाएगा, जैसे हीटर का वायर होता है, छोटे से एरिया में काफी वायर आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम अगर छोटे से एरिया में वायर डालना चाहते हो तो उतना एरिया तो कवर कर ही रहे हो ना, तो बेटर है वायर का यूज करके एरिया कवर कर लो। तुमको चार्ज जो है वायर पे स्टोर करने के बजाय किसी सरफेस पे स्टोर कर दो, क्योंकि जब तुम वायर को यूज करोगे तो फिर भी तो वायर से वायर के बीच में कुछ तो गैप रहेगी, तो उतना गैप तो फालतू वेस्ट हो रहा है। तो तुम जिस एरिया में, जैसे इतने बड़े एरिया में वायर को रैप करोगे, वायर को रैप करोगे तो उतना एरिया तो तुम कवर ही कर रहे हो ना, तो तुम वायर को क्यों यूज कर रहे हो? सीधा प्लेट को यूज कर लो। किसका यूज कर लो? प्लेट को। हमने क्या डिसाइड किया कि चार्ज को स्टोर करने के लिए हम आज से प्लेट का यूज करेंगे। क्या बात क्लियर? अब अगर मैं चार्ज को स्टोर करने के लिए प्लेट का यूज कर रहा हूं, यूज करने में मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन मैं कर किसका रहा हूं? प्लेट का। बात क्लियर है? क्योंकि उसमें हमारा अपना बेनिफिट है। हम प्लेट में चार्ज को स्टोर करेंगे तो वो वायर का रिप्लेसमेंट है। बात समझ आई ना? चलो, तो अब अगर मैं प्लेट पे चार्ज को स्टोर करना चाह रहा हूं तो स्टोर करने के लिए मान लो मैंने ऐसे एक प्लेट ले लिया, इतनी बड़ी प्लेट, ऐसी प्लेट है और मैं इस प्लेट पे चार्ज को स्टोर करना चाह रहा हूं। तो मैंने इस पे चार्ज यानी कि इस प्लेट को चार्जिंग करना स्टार्ट किया और चार्जिंग जो है वो इसके ऊपर पूरी चार्ज जो है वो फैलना स्टार्ट हुआ और जो प्लेट पे पूरा का पूरा चार्ज हो गया, एकदम फैल गया। यानी कि इस प्लेट के ऊपर ये आ गई तुम्हारी सिग्मा, सिग्मा समझ रहे हो ना? सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर आ गई आराम से, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व आ गया। और कुछ देर के बाद जो तुम्हारा प्लेट है जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता था उसने कर लिया। ठीक है? अब बात ये चल रही है कि क्या, क्योंकि तुम इंसान हो ना, तुम्हारी डिजायर ज्यादा है, तुम चार्ज को और स्टोर करना चाह रहे हो। प्लेट तुम्हारे पास इतनी बड़ी है लेकिन तुम चार्ज को और स्टोर करना चाह रहे हो। अब इस प्लेट की अपनी एक कैपेसिटी है, वर्ड को ध्यान से सुनना, अपनी क्या है? कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब ये है कि इसका डायमेंशन तो इतना ही है ना, तो वो अपनी कैपेसिटी तक ही चार्ज को स्टोर कर पाएगी, उससे ज्यादा स्टोर। तो इसकी कैपेसिटी तो कांस्टेंट है ना भैया, इस प्लेट की कैपेसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तुम चार्ज को बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन तुम ये काम जिस पे कर रहे हो उसकी कैपेसिटी क्या है? कांस्टेंट है, उसकी कैपेसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां से Q को हटाऊं तो प्रोपोर्शनल की जगह पे मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट कौन है यहाँ पे? इसकी कैपेसिटी इनटू V। क्या बात क्लियर? मैं C को कैपेसिटी बोल रहा हूं, धारिता बोल रहा हूं, किसकी? प्लेट की। प्लेट की कैपेसिटी का क्या मतलब है कि प्लेट अपने ऊपर कितने चार्ज को स्टोर कर सकती है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेट स्टोर कर सकती है, ये प्लेट की कैपेसिटी है। मैं चार्ज को इंक्रीज करूंगा तो नो डाउट कि वोल्टेज इंक्रीज होगा, लेकिन इससे कैपेसिटी में कोई चेंजिंग
नहीं आएगी, क्योंकि वो तो फिक्स है ना कैपेसिटी। कैपेसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। लेकिन अब की बार मेरी डिजायर है कैपेसिटी को चेंज करने की, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि अगर मैं कैपेसिटी को इंक्रीज कर दूंगा ये दोनों खुद ही इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी जैसे ज्यादा होगी उसमें मैं ज्यादा चार्ज को स्टोर कर लूंगा, ज्यादा चार्ज को स्टोर करूंगा तो मुझे ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगा। तो मैं अल्टीमेटली अब किसको इंक्रीज करना चाह रहा हूं? कैपेसिटी को। अब कैपेसिटी को इंक्रीज करूं कैसे? तो दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। आइडिया ये आ रहा है कि अगर मैं प्लेट का एरिया इंक्रीज कर दूं, तो मैं प्लेट को बड़ी कर दूं, प्लेट को बड़ी कर दूं, तो यानी कि जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी बाय चेंजिंग एरिया। कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी किससे? एरिया से। एरिया जितना ज्यादा कैपेसिटी उतनी ज्यादा, एरिया जितना कम कैपेसिटी उतनी कम। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन फिर दिमाग बात आ गई कि यार अगर मुझे बहुत चार्ज स्टोर करना है तो बहुत बड़ा प्लेट बना हमको लेना पड़ेगा, और इतना बड़ा प्लेट मैं ले तो लूंगा, लेके घूमूंगा कैसे? चार्ज को स्टोर तो कर लूंगा मैं, लेकिन चार्ज को कहीं लेके जाऊंगा कैसे? चार्ज को अगर मुझे वो जो सिस्टम बनेगा मेरे पास, उस सिस्टम को मैं कहीं लेके जाना चाहता हूं, तो इतनी बड़ी प्लेट को कैरी करना दिक्कत। चलो तुम कह दो ठीक है मैं कैरी नहीं करूंगा, तो घर में रख लो, लेकिन घर में भी इतनी बड़ी प्लेट तुम रखोगे कैसे? बाकी एरिया यही, तुम्हारा स्पेस यही कवर कर लेगा। तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला। हमने क्या सोचा कि यार एक प्लेट पे अगर मैं चार्ज को स्टोर करूंगा तो ये मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी दे सकता है तुमको? तो एक प्लेट तुम्हें कितनी इंटेंसिटी दे सकता है? ये था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है कि नहीं? गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कि एक चार्ज तुम्हें, यानी कि एक प्लेट तुमको इतनी इंटेंसिटी दे सकता है, इतनी इंटेंसिटी। अगर मैं 2 प्लेट यूज करूं तो ज्यादा हो जाएगी। अब क्वेश्चन है कि जो दूसरी प्लेट है वो पॉजिटिव यूज करूं कि नेगेटिव, ये क्वेश्चन है। अगर मैं 2 प्लेटों को यूज कर लूं तो काम आसान हो जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी तो बढ़ी जाएगी, और अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, तो फायदा अपना काम बन जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि एक प्लेट की बजाय 2 प्लेट यूज कर लेता। एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। जो पहली प्लेट है इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और पहले प्लेट की जो कैपेसिटी है वो C है, इसको C1 बोलो। चलो पहले प्लेट की कैपेसिटी कितनी है? C1। इसको जितना स्टोर करना था स्टोर कर लिया। अब एक प्लेट और आ गई, दूसरी प्लेट आ गई। अब प्रोसेस ये है कि अगर मैं दूसरी प्लेट को भी चार्ज करूं तो क्वेश्चन है कि कौन सा चार्ज दूं? ध्यान से सुनना, इसको मैं कौन सा चार्ज दूं? अगर इसको मैंने प्लस दे दिया, अगर इसको मैंने प्लस दे दिया तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी यहां वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी जो यहां होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन समस्या यह है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पॉजिटिव की वजह से इंटेंसिटी राइट साइड होगी और इस पॉजिटिव वजह से इंटेंसिटी लेफ्ट साइड होगी, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ये तो तुम काम खराब कर दिए। तुम प्लेट को लगाए थे इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, और तुम कर क्या दिए? 0। तो इसका कोई फायदा हुआ नहीं। इसका सोल्यूशन निकाला गया। क्या काम करो? प्लेट को जो है नेगेटिव कर दो, प्लेट को कर दो नेगेटिव। अब क्या फायदा होगा कि पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होगी। इनवर्ड होगी तो दोनों मिलकर ऐड हो जाएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके कितना बन जाएगा? सिग्मा अपॉन। तो ये फायदा हो जाएगा। इंटेंसिटी ज्यादा हो गई एक बार, और अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो गई तो वोल्टेज भी ज्यादा हो गया। तो ये सोचा गया यार ये सही है, एक प्लेट पॉजिटिव रखेंगे और एक प्लेट क्या रखेंगे? नेगेटिव। तो हमने ये जुगाड़ बनाया था। पहले प्लेट मतलब कि पहले प्लेट का अब एरिया नहीं बढ़ाऊंगा। अब दूसरा ऑप्शन है, अब मैं दूसरी प्लेट में 2 प्लेट यूज कर लूंगा। 2 प्लेट यूज करूंगा। जब मैं 2 प्लेट यूज करूंगा तो दूसरी प्लेट पे चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। अब प्रॉब्लम ये आई कि यार ये काम करना आसान है, तुम पहली प्लेट को चार्ज करो और दूसरी प्लेट को अर्थिंग कर दो। पहले को चार्ज करो, दूसरे को अर्थिंग, काम हो जाएगा आराम से, क्योंकि पॉजिटिव तुम्हें देना पड़ेगा और नेगेटिव तो अर्थिंग से मिल जाएगा, काम आसान हो जाएगा। एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। या तुम ऐसा समझो कि जो तुमने पढ़ा था चार्ज का प्रोसेस, चार्ज में 3 तरीके से होते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे इंडक्शन भी आराम से हो जाएगा। अगर मैं इस वाली प्लेट को थोड़ा सा पास में रख दूं इस वाली प्लेट पे, ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्शन की वजह से दूसरे क्या आ जाएगा? तो अगर मैं अर्थिंग नहीं करना चाहता हूं तो भी जुगाड़ बन जाएगा अपना। क्या बात क्लियर है? अगर मैं प्लेट को नेगेटिव अर्थिंग करके करना चाहूं तभी फायदा है। तुम कहो कि सर फिर तो वो जो आप कह रहे थे कि एक जगह रखने वाला वो काम बन जाएगा अर्थिंग करके, लेकिन कहीं लेके घूम नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं लेके घूमोगे तो बार बार अर्थिंग करते रहोगे, क्या वो काम तो कर नहीं पाओगे। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि दूसरी प्लेट को पहली प्लेट के पास रख दो, तो पहली प्लेट की वजह से चार्ज किस पे चला आएगा? दूसरी प्लेट पे। ये था बाय इंडक्शन। चार्ज के जनरेट होने के 3 तरीके थे,
उनके पास ये कौन सा प्रोसेस था, इंडक्शन का, और इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आता है, ये प्लस है तो उस पे क्या आएगा, माइनस, तभी भी फायदा है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली सेकंड पे नेगेटिव चाहिए ना, तो पहले पे पॉजिटिव, दूसरे पे क्या है। अब ध्यान से सुनो, दूसरे पे नेगेटिव आया किसकी वजह से, पहले की वजह से, पहले की वजह से किस पे चला गया, दूसरे पे नेगेटिव। तो पहले की वजह से चार्ज, तो चार्ज का ट्रांसफर हो गया ना, तो जब चार्ज का ट्रांसफर हो गया तो पहली वाली प्लेट ये अब और चार्ज को रिसीव कर सकती है, नहीं समझे, पहली प्लेट तुम दूसरी प्लेट को हटा दो, पहली प्लेट को जितना चार्ज करना था कर दो, पहली प्लेट को जितना चार्ज करना है कर दो चार्ज, इसको पॉजिटिव से कर दिए चार्ज। अब ये फुल हो गई, इस प्लेट की कैपेसिटी खत्म हो गई, अब ये चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगी। अब मैंने क्या किया कि इस, अच्छा ये तो कंफर्म है कि ये जो चार्ज है यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा इस प्लेट के चारों तरफ, क्योंकि एक स्टेशनरी चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस दूसरी प्लेट को रख दूं, दूसरी प्लेट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो इनके बीच में इंडक्शन होने लगेगा, इनकी प्रेरण होने लगेगा। अगर प्रेरण होगा तो चार्ज पहली वाली प्लेट से ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा, दूसरी प्लेट पे। अब मुझे बताओ कि दूसरी प्लेट पे चार्ज आया ना, गया कहां से, पहले वाले से। तो अगर पहले पे 100 था और ट्रांसफर होकर इस पे चला आया, मान लो 10 ट्रांसफर हो गया, फिर भी तो इसमें 90 बचा ना, अभी 10 और आ सकता है, मतलब कि तुम पहले प्लेट को और चार्ज कर सकते हो। जैसे 100 करोगे फिर 10 चला गया, फिर 100 करोगे फिर 10 चला गया, कब तक, जब तक दोनों पे 100-100 ना हो जाए, क्योंकि दोनों की साइज आपस में क्या है, बराबर है। तो जब तक पहले वाले पे जितना चार्ज है उतना दूसरे पे चला जाए, तो जब तक जो तुम्हारा चार्ज उसका ट्रांसफर होता रहेगा। के बाद क्लियर, तुम पहली प्लेट को चार्ज करोगे तो पहली प्लेट की वजह से जो तुम्हारी दूसरी प्लेट है अगर ये चार्ज होगी तो बेसिकली चार्ज मतलब कि पहली प्लेट की एनर्जी डाउन हो गई ना, पहली प्लेट की एनर्जी क्या हुई, डाउन, क्योंकि उसी एनर्जी की वजह से दूसरा वाला चार्ज हुआ है। तो वैसे भी अगर चार्ज की प्रॉपर्टी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखो तो तुमको समझ आएगा कि एनर्जी की डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है। तो अगर इसके पास एनर्जी आई है तो पक्का इसके पास एनर्जी गई होगी ना, तभी तो उसके पास आई होगी। इसके पास अगर एनर्जी गई तो उसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई मतलब कि ये भी और ले सकता है, इसको मैं अब और दे सकता हूं, और दूंगा तो इसका एनर्जी लेवल अप होगा, एनर्जी लेवल अगर अप होगा ये वापस इसको देगा, क्योंकि इनके बीच में इंडक्शन तो होता ही रहेगा ना। और इंडक्शन का प्रोसेस कैसा होता है कि जितना चार्ज इस पे है उसका आधा ट्रांसफर कर देगा, अगर इस पे +1 है इस पे कर देगा -1, इक्वल ही रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट। बात क्लियर है। इंडक्शन के प्रोसेस में दो बॉडी पे जो चार्ज आते हैं पहले से दूसरे पे जाएगा, कितना जाएगा, अगर इसमें 100 है तो ट्रांसफर होकर यहाँ पे -50 आएगा, यहाँ +50, यहाँ कितना आएगा -50। बात क्लियर है। दोनों पे इक्वल चार्ज रहेंगे, इक्वल और अपोजिट दोनों पे चार्ज रहेंगे अगर इंडक्शन के माध्यम से चार्ज गया है तब। अगर कंडक्शन से गया है तब भी यही होता है, कंडक्शन से जाएगा जितना यहां से जाएगा उतना यहां पे आएगा, प्रोसेस दोनों में इक्वली होते हैं। अब बात ये हो रही है कि जो तुम्हारी अपना क्वेश्चन कहा था कि आपके पास एक प्लेट है और प्लेट को मुझे जितना चार्ज करना था चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद अब इसका जो साइज है मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहा हूं। मेरे पास ऑप्शन है, मैं एरिया को चेंज करके इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं एरिया बहुत बड़ा नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया रखने के कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। पहला कि इसका मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाएगा, दूसरा अगर प्लेट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरी की पूरी प्लेट को चेंज करना पड़ेगा, इतनी बड़ी प्लेट को एक साथ चेंज करना पड़ेगा, बस समझ आई। तीसरा तुमको कैरी करने में काफी दिक्कत होगी। ये काम करने की बजाय हमने क्या सोल्यूशन निकाला, यार सिंगल प्लेट जो इंटेंसिटी बना सकती है वो बना सकती है σ/2ε0। तो मैं प्लेटों का साइज बढ़ा क्यों रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता हूं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का एक जुगाड़ और है अपने पास, हम दो प्लेट यूज कर लेते हैं, दो प्लेट में एक प्लेट पॉजिटिव यूज कर लेते हैं, दूसरी प्लेट नेगेटिव यूज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बीच की जो नेट इंटेंसिटी है वो σ/ε0 हो जाएगी, जो कि पहले σ/2ε0 थी, अब उसकी 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। अब मैं क्या बोलूंगा कि दो प्लेटों के बीच का जो एरिया है वहां पे काफी इंटेंसिटी हो गई है, अगर उस फील्ड में मैं किसी चार्ज को डाल दूं तो अब उसको ठीक ठाक एनर्जी मिल जाएगी, और ठीक ठाक एनर्जी मिल जाएगी वो काफी स्पीड से मूव करके बाहर निकलेगा। के बाद क्लियर हो गई। तो अब हमने क्या सोचा कि यार ठीक है, सिंगल प्लेट की बजाय डबल प्लेट यूज करते हैं, डबल प्लेट में भी एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज की जाने लगी, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को हम हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करने लगे, यानी कि जहां कहीं पे मुझे प्लेट लगाना होगा तो पॉजिटिव के साथ में क्या लगा दूंगा, नेगेटिव। क्या फायदा होगा कि चार्ज मुझे पॉजिटिव को ही करना है, नेगेटिव तो इंडक्शन से आगे चार्ज होगा, चार्ज मुझे पॉजिटिव को करना है।
तो जो चार्ज का ट्रांसफर है वो पहले से किसमें हो जाएगा, दूसरे पे। अच्छा, इसका एक बेनिफिट और है, तुम ये सोच रहे होगे यार पैसा तो उतना ही लगा, जितनी बड़ी प्लेट ये उतनी बड़ी प्लेट और लगा दिया, पैसा तो उतना ही गया, पैसा उतना गया ना। अगर ये प्लेट इस पे लगाते तो साइज बड़ा हो जाता, और क्या साइज बड़ा हो जाता, तो पैसा तो ऑलरेडी उतना ही गया। तुमने वेट भी कुछ खास नहीं बचा लिया, क्योंकि एक प्लेट थी तब 2 प्लेट कर दिया, वेट तो बढ़ ही गया। तो तुमने वेट में भी कोई खास प्रॉफिट नहीं किया और तुमने पैसे में भी कोई खास प्रॉफिट नहीं किया। वो अलग बात है कि तुमने स्पेस बचा लिया। बड़ी प्लेट होती है तो ज्यादा एरिया कवर करती, छोटी प्लेट है तो कम एरिया कवर कर रही है। तुमने स्पेस बचाया है, सिर्फ स्पेस बचा के तुमने चार्ज को ज्यादा कर लिया है, लेकिन अभी डिजायर पूरी नहीं हुई। इसका और सोल्यूशन निकाला गया है। इसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा कैसे करेंगे, ध्यान सुनो। एक तो ये हो गया, इस बात को समझो कि अगर मैं 2 प्लेटों के बीच में इस गैप को देखूं, अगर मैं इस गैप को ज्यादा कर दूंगा तो ये जो दूसरी प्लेट है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाएगी तो इंडक्शन का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। इंडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो कैपेसिटी में कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब कि जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इनके बीच के डिस्टेंस पे। अगर प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को मैं ज्यादा कर दे रहा हूं तो चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है। प्लेट को गैप को कम करूंगा तो ट्रांसफर इजीली हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि जो कैपेसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस जितनी ज्यादा करूंगा कैपेसिटी उतनी कम, डिस्टेंस जितनी कम करूंगा कैपेसिटी उतनी। अब ये मत सोचिए ना कि डिस्टेंस को 0 कर दूं तो कैपेसिटी अनंत हो जाएगी, कंडक्शन होने लगेगा सिर्फ, उसकी कैपेसिटी इंफिनिटी नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों प्लेटें मिलकर एक हो जाएंगी। बस इतना ही काम हो पाएगा। तो जो चार्ज पहले प्लेट पे था वही चार्ज पे आ जाएगा दूसरे वाले पे। पहले पे प्लस था दूसरे पे प्लस आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? पहले पे प्लस था दूसरे पे प्लस आ जाएगा, और जो तुम्हारी इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गई थी ये वापस से हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अल्टीमेटली इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। बात क्लियर हो गई? तो घटा के में 0 भी नहीं कर देना है कि दोनों प्लेट को पास ला के बिल्कुल चिपका दो और 0 कर दो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब ह्यूमन होने के नाते लालच बढ़ाना लाजमी है, और इसकी लालच और बढ़ाते हैं। अपने पास 2 प्लेट है, 2 प्लेट में जो हम लोगों ने रिलेशन देख लिया है वो ये मिल गया है। क्या मिल गया है? इन दोनों को एक कर लो, C प्रोपोर्शनल टू A अपॉन D, ये आपको मिल गया है। और इसको देख के मैं इतना तो समझ ही गया हूं कि ठीक है, अगर मैं कुछ और नहीं कर पाया ये कर ही लूंगा। मैं एरिया को इंक्रीज करूंगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मैं डिस्टेंस को डिक्रीज कर दूंगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। गलती से मत बोल देना कि सर अगर मैं चार्ज, अगर इसको देखोगे क्योंकि नशे में होता है, इसको चार्ज को देखोगे लगता है कि देखो भैया कि Q प्रोपोर्शनल टू C या C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसको देख के बातें दिमाग में आ सकती हैं। अब Q प्रोपोर्शनल टू C बोल दिए, यानी कि चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ये तो वही बात है, तुम्हारे पास कुल्हड़ है उसमें तुम चाय डाल रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं चाय को ज्यादा डालूंगा तो कुल्हड़ में ज्यादा चाय आ जाएगी, ऐसा होना पॉसिबल? जो चार्ज, तुम चार्ज को चाय समझो और कैपेसिटर को कुल्हड़, तो कुल्हड़ की कैपेसिटी को चाय डालकर तुम कैसे बढ़ा सकते हो? बढ़ाना पॉसिबल? तो ये सोचना ही तुम्हारा गलत है। मतलब तुम ऐसा नहीं सोच सकते। हाँ, तुम कहोगे लेकिन मुझे दिख तो रहा है। मैं कहूंगा ठीक है, अगर दिख रहा है तुम जबरदस्ती लगाना चाहते हो तो लगा लो, लेकिन कंडीशन अब की बार क्या होगी कि चार्ज को बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ेगी तब जबकि वोल्टेज कांस्टेंट होगा। और अब ये तो काम जो है करने पाओगे नहीं होगा, क्योंकि चार्ज वजह से बढ़ाओगे वजह से वोल्टेज बढ़ जाएगा। बस समझ में? लेकिन अगर तुमने कर लिया ये सही, फिर हम आगे चल के इसको यूज करेंगे। आगे चल के मैं देखूंगा कि अगर किसी जगह पे चार्ज ज्यादा होगा, इससे मैं एक बात जो क्लियर कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वहां पे चार्ज ज्यादा होगा। ये बात मैं बोल सकता हूं, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वहां पे चार्ज ज्यादा होगा। मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वहां पे वोल्टेज ज्यादा होगा कि चार्ज कम होगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वहां पे वोल्टेज कम होगा, क्योंकि जब उसको तुम चार्ज दोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज कम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर तुम कैपेसिटी कम रखोगे तो जो भी चार्ज दोगे वो लिमिटेड एरिया में रहेगा, वहां वोल्टेज ज्यादा होगा। कैपेसिटी कम होगी तो वोल्टेज ज्यादा, कैपेसिटी ज्यादा होगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इसको देख के तुम्हें कैपेसिटी के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करना है। तुम्हें जो भी प्रेडिक्शन करना है वो यहां से करना है कि अगर मैं कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता हूं, अगर मैं किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मैं उसकी, मेरे पास 2 ऑप्शन है भी, एक एरिया इंक्रीज कर दूं, दूसरा क्या है
प्लेटों के बीच की गैप को जो है डिक्रीज कर दूंगा। डिक्रीज कर दूंगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब देखते हैं कि अपने पास तीसरा फैक्टर कौन सा है। जैसे कि एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, इसको कर दिया प्लस, इसको कर दिया माइनस, इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव। तो अब ध्यान सुनना, ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी फिक्स हो गई। इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? C प्रोपोर्शनल टू A अपॉन D। कंफर्म है? इसकी जो कैपेसिटी है वो हो गई है C प्रोपोर्शनल टू A अपॉन D। मैं अगर यहां पे प्रोपोर्शनल को हटाना चाहूं तो एक कांस्टेंट आएगा इक्वल टू, अब ये कौन सा कांस्टेंट आएगा? तुम यहां पे जो भी काम कर रहे हो बीच में कोई मीडियम तो है नहीं, यहां आएगा एप्सिलॉन नॉट। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। बात क्लियर? ये तुम्हारी कैपेसिटी तब है जबकि तुमने ये जो कैपेसिटर यूज किया है इसके बीच में कुछ नहीं है। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, बिल्कुल खाली खाली प्लेट है, बीच में कुछ नहीं है। बात क्लियर? तो अभी कोई पूछे कि कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे फाइंड करोगे, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। कोई तुमको बता दे कि मैं तुम्हें एक प्लेट दूंगा, उसका एरिया इतना है और तुमको उसके पैरेलल में एक प्लेट लगानी है जिनकी बीच की गैप इतनी है। D भी बता दिया, A भी बता दिया। तुम इस फार्मूले में पुट करके ये बता दोगे कि तुम जो कैपेसिटर बनाने वाले हो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है। बात क्लियर हो गई? लेकिन वो कह दे, अच्छा तुम किसी कंपनी में चले गए और कंपनी वाले ने कहा देखो भैया मटेरियल यही है अपने पास, प्लेट इतनी बड़ी है और डिस्टेंस तुम्हें इतनी ही रखनी है, लेकिन कैपेसिटी मुझे ज्यादा चाहिए। अब तुम सोच रहे हो कि फॉर्मूले में तो ये कांस्टेंट है, कंपनी वाला कह रहा है कि एरिया बढ़ाना नहीं है, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, तो फिर मैं कैपेसिटी को कैसे चेंज करूं? तो कैपेसिटी को चेंज करने के लिए एक नया सॉल्यूशन निकाला गया और उस नया सॉल्यूशन क्या था कि इसके बीच में एक मटेरियल भर दो। इसके बीच में क्या भर दो? एक मटेरियल। मटेरियल को बोला गया डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत पदार्थ। क्या बोला गया इसको? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझो कि यहां पे कुछ तो भरा गया, जो भी भरा गया उसका नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसको भरने से कुछ तो बेनिफिट हुआ ही होगा, वरना इंसान पागल तो है नहीं, क्या फालतू भरेगा पैसा बर्बाद करने। मतलब ये थी कि जगह खराब जा रही थी, वैसे भी दो प्लेटों के बीच की जगह तो खराब ही जा रही थी। उस खराब वाली जगह में मैंने भर दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से बेनिफिट क्या हुआ होगा? जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई होगी। कैपेसिटी क्या हो गई होगी? इंक्रीज। वो सीखेंगे कि कैसे इंक्रीज हो गई, लेकिन अभी के लिए तुम समझो कि इसमें मैंने भरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरने से जो कैपेसिटी हो क्या हो गई? इंक्रीज। मतलब अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो तुम कैपेसिटी में बोल रहे थे एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D, तुम्हारे हिसाब से दो ही फैक्टर था। मैं कह रहा हूं कि एक तीसरा फैक्टर भी है। तीसरा फैक्टर क्या है कि कैपेसिटर के बीच में भर दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या भर दो? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि परावैद्युत पदार्थ। ऐसा करने से जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है यानी कि परावैद्युतांक। क्या होता है? परावैद्युतांक। बेसिकली परावैद्युतांक का मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। अगर मुझे इस बात को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं उसको परावैद्युतांक के माध्यम से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक मटेरियल है जिसका परावैद्युतांक 2 है और एक और मटेरियल है जिसका परावैद्युतांक 3 है। इसका मतलब यह है कि जिसका परावैद्युतांक 3 है वो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, जिसका परावैद्युतांक 2 है वो कम चार्ज को स्टोर कर सकता है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब कि जिसका परावैद्युतांक 3 है उसकी कैपेसिटी कम है, जिसका परावैद्युतांक 5 है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। जितना ज्यादा परावैद्युतांक उतनी ज्यादा कैपेसिटी, जितना कम परावैद्युतांक उतनी कम कैपेसिटी। तो अगर मुझे इस बात को रिलेट करना होगा मैं कहूंगा कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू परावैद्युतांक मतलब K। जो कैपेसिटी होगी वो होगी प्रोपोर्शनल टू किसके? परावैद्युतांक के। उसको मैं कैसे दिखा रहा हूं? तो अब आगे चल के मैं क्या बोलूंगा कि जो तुम दो फैक्टर बोल रहे थे ना, तीसरा फैक्टर लगा लो। लेकिन जो तीसरा फैक्टर है ये तो ऑप्शनल है भाई, मेरी मर्जी में भरू या ना भरू। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये हुआ कि देखो जब तुम ये बोल रहे थे तो बीच में कुछ भरा नहीं था, तो इसको सिंबल ना C0 से दिखाओ। C0 से दिखाओ, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम यहां पे जो तीसरा फैक्टर है वो नहीं बताओगे। लेकिन अगर तुम इसमें डायरेक्टिव मटेरियल भर दिए हो
तो अब की बार तुम्हें साफ साफ दिखाना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि C प्रोपोर्शनल टू A, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D और C प्रोपोर्शनल टू K, तुम्हें बोलना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में जब तुम इन तीनों इक्वेशन को एक में करोगे क्या मिलेगा? C प्रोपोर्शनल टू K A अपॉन D या C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? C नॉट में और C में क्या डिफरेंस है कि C नॉट को देखते ही तुम श्योर हो जाओगे कि डायरेक्ट जो तुम्हारी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में कोई मटेरियल नहीं है। एयर मान सकते हो या वैक्यूम मान सकते हो, लेकिन जैसे तुम C देखोगे कहोगे इसके बीच में कुछ तो भरा है। जो भरा है उसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है? K। बात समझ में आई? अब कभी कभी तुमको वो ऐसा बोल सकता है कि तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 100 है और तुम्हें उसकी कैपेसिटी को 200 बनाना है। कितना बनाना है? 200। ना प्लेट का एरिया चेंज करने दूंगा ना प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। तो तुम जानते हो वहां पर एक ऑप्शन बचा है, भरना है डायरेक्ट मटेरियल। तो देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल भरने से जो कैपेसिटी है वो कैसे चेंज हो जा रही है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो हम दोनों में रिलेशन बना लेते हैं। तो देखो C नॉट बराबर सेम मटेरियल और C बराबर सेम है, बस K एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखो ध्यान से, देखो अगर यहां से K हटा दो और K को बाहर कर दो तो ये जो वैल्यू है ये तो C के बराबर है ना। तो तुम कह सकते हो C बराबर K इंटू C नॉट। तो अब मैंने क्या कहा था कि तुम्हारे पास जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी 100 है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 100। बनाना है 200। बनाना कितना है? 200। तो 100 में 2 का गुणा कर दो, मतलब कि उनके बीच में एक ऐसा डायरेक्ट मटेरियल भर दो जिसका परावैद्युतांक 2, उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 200। तो अब अगर मैं बोल दूं 500 करना है तो कहोगे देखो आप एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तुम एरिया नहीं बढ़ाने दोगे, तुम गैप नहीं चेंज करने दोगे, तुम बीच में मटेरियल जो मैं भर रहा हूं वो मैं मैक्सिमम भर चुका हूं। तो अब इसकी कैपेसिटी को बदलना पॉसिबल नहीं है, इसकी कैपेसिटी फिक्स हो गई। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, मुझे चाहिए, मुझे 500 वाला चाहिए। तो अब की बार तुम्हें जो कैपेसिटी चेंज करना है तो तुम्हें इन कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हम सीखेंगे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। क्या बात क्लियर हो रही है? तुम्हें कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन उस केस में करना है जबकि तुम कैपेसिटर में कुछ नहीं कर सकते, यानी कि कैपेसिटर में तुम जितना काम कर सकते थे कर दिए, अब उससे ज्यादा करना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अब तुम्हें कैपेसिटर को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, कैपेसिटर को जोड़ने की एक नीड और है। मान लो कि तुम जिस जगह पे काम कर रहे हो उस जगह पे काम करने के लिए जो मान लो कि कोई काम ऐसा आया कि जिसमें तुम्हें एक ऐसा कैपेसिटर लगाना है जिसकी कैपेसिटी 100 हो, लेकिन तुम्हारी दुकान में ऐसा कोई कैपेसिटर ही नहीं है। तुम्हारी दुकान में जितने कैपेसिटर हैं सबकी कैपेसिटी 25 है। अब दो विकल्प है, या तो 100 का लगाने के लिए तुम जाओ खरीद के लाओ, 100 का लगाओ। मान लो कि मार्केट में कहीं 100 का नहीं है तो तुम क्या सोचो कि चलो एक बना देता हूं कैपेसिटर। तुम कैपेसिटर की फिर मैन्युफैक्चरिंग करो। एक कैपेसिटर बनाने के लिए कैपेसिटर की मैन्युफैक्चरिंग करना ठीक तो है नहीं, तो कुछ जुगाड़ लगा लो। तुम्हारे पास 25 का है, बनाना 100 का है। 25 को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और उसको ऐसे बना देते हैं कि वो ऐसे बिहेव करे जैसे कि 100 वाला करता है। बात समझ में? तो अगर आप कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन करना जानते हो तो आप किसी भी रिक्वायर्ड कैपेसिटर बना सकते हो उनको आपस में यूज करके। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन उसके पहले सीख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरने से जो कैपेसिटी है वो कैसे चेंज हो जाती है। बात समझ में आई? तो सीखते हैं कि क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है इसको सीखते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में नाम तो मटेरियल का आ रहा है कि मतलब ये भी कोई ना कोई मटेरियल होगा ही। वैसे हम जो मटेरियल जानते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: चालक, अर्धचालक, कुचालक। सही है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, 3 प्रकार के पदार्थ ही होते हैं। अब अगर इन 3 प्रकार के पदार्थों को देखूं तो इन 3 प्रकार के पदार्थों में से मैं परावैद्युत पदार्थ किसको कह रहा हूं? क्या मैं चालक को कह दूं? एक बार सोच के देखो कि क्या परावैद्युत पदार्थ चालक हो सकता है भाई? क्योंकि अगर तुमने इसमें चालक भर दिया फिर तो पहले प्लेट से सीधा चार्ज पहुंच जाएगा दूसरी प्लेट में, तो ये तो प्लस हो जाएगा फिर। तो मतलब पक्के से जो परावैद्युत पदार्थ है वो चालक तो नहीं हो सकता। क्या अर्धचालक हो सकता है? ट्राई करके देख लेते हैं। अगर बीच में तुम भरोगे अर्धचालक को तो अर्धचालक तो वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता, लेकिन अगर मैं ज्यादा एनर्जी दे दूं तो करेंगे, तब तो वो भी करेंगे। तो मैंने यहां रखा है प्लस, यहां पे क्या रखा है? दोनों तरफ अपोजिट फील्ड है।
बीच में भरा है पदार्थ, और मैं कहीं ज्यादा फील्ड दे दिया तो ज्यादा फील्ड मतलब मैंने इसको ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो ज्यादा वोल्टेज दूंगा तो यहाँ पे इतनी फील्ड बन जाएगी कि उस फील्ड की वजह से जो मटेरियल है वो बेचारा उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो भागने लगेगा तो दोनों प्लेटें शॉर्ट हो जाएंगी, मटेरियल खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मेरे पास अब एक ऑप्शन बचा के अचालक को। अब सोचो कि दुनिया में जिनको हम निकम्मा समझ रहे हैं अचालक, उसका भी काम है। हमको लग रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी में इसका कोई काम नहीं पड़ेगा, इसका भी काम है। इसका बेनिफिट क्या है कि मुझे पक्के से पता है कि इसका मॉलिक्यूल, अगर दुनिया के हर पदार्थ में मॉलिक्यूल तो होते ही, एटम भी होते होंगे तो न्यूक्लियस भी होता होगा और इलेक्ट्रॉन भी होते होंगे। इसका मतलब कि इंसुलेटर में भी ये काम होता ही होगा, लेकिन इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बंधे होते होंगे, इतने टाइटली कि तुम भर भर के एनर्जी दो लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को नहीं छोड़ेगा। तो बात क्लियर है? हाँ, बहुत ज्यादा दोगे तो अलग बात है, नहीं तो जल्दी तो नहीं छोड़ेगा। बात क्लियर है? अच्छा, जल्दी नहीं छोड़ेगा लेकिन खींच तो सकता ही है। यस। अगर मैंने इसके बीच में किसी डायरेक्ट मटेरियल को भर दिया और इसका मैं फिगर ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे मैं किसी एक एटम को दिखा रहा हूं, इस एटम का ये पॉजिटिव है और इसमें भरे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और मैंने एक तरफ लगाया पॉजिटिव प्लेट और एक तरफ क्या लगा दिया नेगेटिव प्लेट। तो अब जब प्लस वाला क्या करेगा, माइनस को खींचेगा तो सारे के सारे माइनस की तरफ भागेंगे और ये माइनस वाला प्लस को खींचेगा। तो इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगा पोलराइज्ड, माइनस यहां भाग आएगा प्लस यहां भाग आएगा, ये पूरा प्लस प्लस है और ये पूरा माइनस माइनस है। मैं इस कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट किया हूं। चार्ज करना मतलब कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना चाह रहा हूं, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना चाह रहा हूं, ये प्लस वाली प्लेट इसको उतना ज्यादा खींच रही है और ये माइनस वाली प्लेट इसको उतना ज्यादा खींच रही है। दोनों खींच रहे हैं ताकत लगा के। न्यूक्लियस एकदम स्ट्रेच हो रहा है, न्यूक्लियस और एटम, मतलब एटम में से जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रेच हो रहा है। क्या समझ पा रहे हो? स्ट्रेच होने का मतलब है कि तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, लेकिन वो स्टोर किसमें हो रही है? जो स्ट्रेच हो रहा है। ये वैसे है जैसे कि रबर, अगर मैं किसी भी रबर को पकड़ के स्ट्रेच करूं तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, लेकिन अब रबर को छोड़ के देखो जाएगा, वो एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो गई? रबर में। इसका मतलब कि अगर कोई मटेरियल स्ट्रेच हो रहा है तो तुम्हारी एनर्जी अल्टीमेटली उसके अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव फील्ड को इंक्रीज करता चला जाऊं तो बीच में मैंने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो एटम होगा वो एकदम स्ट्रेच होने लगेगा। जितने फील्ड में देता जाऊंगा उतना वो स्ट्रेच होता जाएगा। लेकिन मुझे दिमाग में ये बात भी रखनी है कि ये भी एक मटेरियल ही है, इसकी भी अपनी एक औकात है। ज्यादा दोगे तो टूट भी सकता है, इतना नहीं देना है, मैक्सिमम दे दो, जितना स्ट्रेच हो सकता है दे दो, उसको तुम मैक्सिमम स्ट्रेच करा दो तो मटेरियल में पूरी एनर्जी स्टोर हो गई। क्या बात क्लियर है? अब जब तुम बैटरी को चार्ज करना बंद करोगे, यानी कि प्लेटों को चार्ज करना बंद करोगे, तो तुम प्लेटों के चार्ज को यूज करो, तुम यूज करोगे तो प्लेटों का चार्ज घटेगा, प्लेटों का चार्ज घटेगा तो प्लेट के अंदर कौन भरा हुआ है? मटेरियल। वो जो मटेरियल जो पूरा स्ट्रेच था वो अब लूज होगा, लूज होगा तो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। किसको देगा? प्लेटों को। किसको दे देगा? तो पहले मटेरियल स्ट्रेच होगा, उसके बाद जब तुम यूज करने लगोगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी प्लेटों को और मटेरियल लूज होने लगेगा। लूज डाउन हो गया, फिर चार्ज करो, फिर डाउन हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे फंक्शन कर रहा है? जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो मटेरियल स्ट्रेच हो जा रहा है, और जब तुम डाइलेक्ट्रिक फील्ड को, जब बैटरी को चार्ज करना बंद कर रहे हो, प्लेटों को चार्ज करना बंद कर रहे हो, तो जो एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है वो वापस एक्सपैंड हो रही है, और जो मटेरियल है वो वापस अपनी स्टेट को ले ले रहा है। लेकिन तुम हो इंसान, तुम सोच रहे हो कि यार अगर मैं इसको और फील्ड दे दूं तो मजा आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, वो मैक्सिमम वोल्टेज जो तुम इस मटेरियल को दोगे, जिसे ये मटेरियल सह सकता है, बात क्लियर है? जिसे ये मटेरियल सह सकता है, उतने वोल्टेज को सह सकता है। उससे ज्यादा वोल्टेज दोगे तो मटेरियल टूट जाएगा। तो उस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे वो टूट जाएगा, उस वोल्टेज को भंजक विभवांतर यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलूंगा। क्या बात क्लियर है? उस वोल्टेज को क्या बोल रहा हूं? ब्रेक डाउन वोल्टेज या फिर भंजक विभवांतर। ये वो वोल्टेज है जो तुमने किसी डायरेक्टिव मटेरियल को दिया है, अगर तुमने उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज दे दिया
तो मटेरियल टूट जाएगा। बात क्लियर है? जैसे ही टूटेगा तो माइनस वाला आके चिपकेगा प्लस के साथ और प्लस वाला चिपकेगा माइनस के साथ। बस समझ आई? और दोनों प्लेटों के बीच में एक कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा। मूव करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, ये तो मैंने एक एटम का बनाया भैया, एक प्लेट एक भरोगे बहुत सारे एटम होंगे, सही ना? देख रहे हो? और सोचो इसका माइनस यहां चिपकेगा, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, और इसका प्लस इसके माइनस से। यानी कि प्लेटों के बीच में एक कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा तुरंत, यानी कि प्लेट शॉर्ट हो जाएगी। प्लेट क्या हो जाएगी? शॉर्ट। यानी कि प्लेटें, यानी कि तुम्हारा कैपेसिटर खराब हो गया। क्या बात समझ में आ गई? तो हमें क्या रखना है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ मतलब कि वो उस मैक्सिमम जो तनाव है उसको सह सकता है। अगर तुमने उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया और उसकी जो सामर्थ्य है, परावैद्युत पदार्थ की जो सामर्थ्य है, उसकी जो अपनी एक क्षमता है जिसको वो सह सकता है, उससे ज्यादा अगर तुमने वोल्टेज दिया तो अब वो सह नहीं पाएगा, मटेरियल टूट जाएगा। मटेरियल के टूटते ही कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा। कंडक्टिंग पाथ बनते ही शॉर्ट सर्किट होगी और तुम्हारी प्लेट खराब हो जाएगी। अब क्लियर है? इसी वजह से जितने भी मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल कंपनियां या फिर जो भी तुम्हारे बैटरी वगैरह वाली कंपनियां होती हैं, जब ये तुमको बैटरी चीजें प्रोवाइड करती हैं जो चार्ज को स्टोर करता हो, यहां तक कि जो तुम फैन में कैपेसिटर लगाते हो उन पे भी लिखा होता है कि इनको मैक्सिमम कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करना है। उससे ज्यादा ऑपरेट करोगे तो उन्होंने उस कैपेसिटर को बनाने के लिए जिस मटेरियल का सिलेक्शन किया है वो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, और अगर वो मटेरियल ब्रेक हो गया तो हमारी कैपेसिटर खराब होगी। बात समझ में? इसी वजह से हम उस रेटिंग को फॉलो करके उस वोल्टेज के नीचे ही ऑपरेट करते हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरर भी समझदार है, वो जानता है कि तुम वो पगले, तुम उससे ज्यादा ऑपरेट करोगे, इसलिए अगर किसी मटेरियल का ब्रेकडाउन वोल्टेज 240 होता है वो तुमको 220 बताता है, ताकि तुम डर के 220 के आगे बन जाओ और मटेरियल तुम्हारा सेफ रहे। क्या बात समझ आ गई? तो अगर मैं किसी भी कैपेसिटर, मैं कैपेसिटर किसको बोल रहा हूं? कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करेगी, और कैपेसिटर वर्ड बोलने के लिए कम से कम 2 प्लेटें होनी चाहिए, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव। अगर मैं किसी भी कैपेसिटर को जब चार्ज करना स्टार्ट करता हूं तो बेसिकली उसकी जो चार्ज करने से उसका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होने लगता है। तो चार्ज और वोल्टेज के बीच में प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो कांस्टेंट कौन आ जाएगा? C आ जाएगा। और अगर मैं इस C का मान निकालना चाहूं तो मैं C की जगह पे बोल दूंगा, C की जगह पे बोल दूंगा Q/V बोल देंगे। C क्या है? C बेसिकली कैपेसिटी है उस प्लेट की। C किसकी कैपेसिटी है? प्लेट की। अच्छा, अभी यहाँ पे कैपेसिटर की कैपेसिटी मत बोल देना। C = Q/V, ये है कैपेसिटी ऑफ प्लेट। C = ε0 K/A/D, ये है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। क्या बात समझ आ गई? तो अगर तुमको ये बोलना है C = Q/V, तो C क्या है? C धारिता है, C कैपेसिटी है, C एक धारिता है। किसकी धारिता है? प्लेट की, जो कि इक्विवेलेंट होती है Q/V के। अगर ये धारिता है तो धारिता मतलब होता है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। इसका मात्रक क्या निकालेंगे? तो इसका मात्रक आएगा कूलम और इसका मात्रक आएगा वोल्ट। तो तुम्हारी कैपेसिटी का मात्रक क्या बन जाएगा? कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं? फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड। सही है? तो कूलम पर वोल्ट को फैराड बोलते हैं। अगर अब मैं पूछूं कि क्या मैं किसी भी प्लेट की कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूं, प्लेट की कैपेसिटी को, तो प्लेट का डायमेंशन चेंज करके, यानी कि प्लेट का साइज चेंज करके मैं प्लेट की कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूं। तो क्या मैं प्लेट को कैपेसिटर बोल सकता हूं? नहीं। कैपेसिटर बोलने के लिए कम से कम 2 प्लेटें होनी चाहिए, उनमें से एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव होनी चाहिए। एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव क्यों? दोनों पॉजिटिव करेंगे तो क्या दिक्कत है? क्योंकि दोनों पॉजिटिव करने से हम प्लेटों को जो लगा रहे हैं, अपना इंटेंशन है मेन इंटेंसिटी को बढ़ाना। अगर तुमने दोनों को पॉजिटिव लगा लिया तो जो मेन इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी। कोई तुमसे पूछ सकता है कि यार 2 प्लेटों को लगाओगे तो अंदर 0 होगी ना, बाहर तो इंक्रीज कर जाएगी। ये देखो, ये प्लेट प्लस और ये प्लेट भी प्लस, यहां बताओ यहां, तो इसकी वजह से यहां कितनी होगी? σ/2ε0। इसकी वजह से कितनी होगी? σ/2ε0। इसकी वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड, इसकी वजह से भी डायरेक्शन आउटवर्ड। ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में, आप प्लस कर दोगे तो कितना फायदा तो है। सब पकड़ने जाएंगे, मजा आएगा। यहाँ पे पकड़ो मजा आएगा, क्योंकि तुम्हारे
तुम्हारा कैपेसिटर तो चार्ज हो गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बना दिया है? बाहर, अंदर कोई फील्ड नहीं है, पूरी फील्ड कहाँ है? तो ऐसे कैपेसिटर को जब तुम छूने जाओगे तब तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि वो अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, उस प्लेट के अराउंड में क्या बनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? तो ऐसा ना करने के लिए हम लोग पॉजिटिव यूज नहीं करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यूज करते हैं। अब बात आई कि क्या हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बिना शेप चेंज किए इंक्रीज कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहला बात क्या है कि अगर आप किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटी को शेप चेंज नहीं करना चाहते तो बीच की गैप को चेंज कर लो, गैप को चेंज कर लो, दूरी कम करो कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, दूरी को ज्यादा करोगे कैपेसिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात, अब दूरी को ज्यादा करोगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन बीच में भर दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो आप कैपेसिटी को बैलेंस कर सकते हो ओवरऑल। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, प्लेट का एरिया, प्लेट के बीच का डिस्टेंस और बीच में भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब प्रश्न आया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि बेसिकली अचालक होता है, जिसमें जब आप उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो टेंशन फील करता है, और जब वो टेंशन फील करता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वापस से जब तुम उसको चार्ज करना बंद करते हो तो जो एनर्जी है वो वापस से जब अपने इनिशियल स्टेज में आना चाहती है तो अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल देती है, इस पर उसको यूज कर लेते हैं। फिर बात आती है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? भाई भंजक विभवांतर क्या है? ये वो वोल्टेज है जो तुम किसी कैपेसिटर को दोगे तो जो कैपेसिटर में तुमने भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो बर्बाद हो जाएगा, उससे कम वोल्टेज दो। क्या बात समझ आ गई? अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं कैपेसिटर की कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहता हूं तब क्या करूं? तो हमारे पास ऑप्शन क्या था? हम करेंगे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन। तो अब हम पढ़े चल रहे हैं जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो और जान लो, वो क्या थी कि जो तुम बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहे हो ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी 2 प्रकार के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक यानी कि अचालकों के भी प्रकार हैं। अच्छा, ये होता है कि जिनको भाव दो तो फिर उनमें आवाह चल हो जाता है, नहीं तो इनका एक कैटेगरी थी अचालक, लेकिन अब क्योंकि इनको भाव मिल गया है, इनका काम पड़ने लगा है ना, तो अब इनकी 2 कैटेगरी बन गई है। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर मतलब क्या? यानी कि मैं अब जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी भी 2 कैटेगरी बना रहा हूं, एक पोलर बना रहा हूं और एक बना रहा हूं नॉन पोलर। जो पोलर होता है यानी कि ध्रुवीय, एक होता है नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय। किसको बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। जितने भी अचालक पदार्थ हैं, इन सभी अचालक पदार्थों में जो एटम होता है, उस एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल पे होता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो आउटर ऑर्बिट में होता है। टेक्निकली पॉजिटिव का सेंटर और पूरे के पूरे नेगेटिव का सेंटर अगर ये एक ही पॉइंट हो जाए, तब बन जाएगा वो नॉन पोलर। और अगर वो अलग अलग है, ऐसा समझो जैसे मैं बनाया ऐसे एटम और ये बना दिया न्यूक्लियर, ऐसे बना दिए, तो अगर तुम इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर देखोगे तो यहाँ आ रहा है और इसका सेंटर देखोगे यहाँ आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि पॉजिटिव वाले का सेंटर अलग है और नेगेटिव वाले का सेंटर अलग है, इन दोनों का सेंटर अलग अलग है। अगर सेंटर अलग अलग है तो ये पोलर है, ये क्या है? पोलर। ये तुम्हारे काम आएंगे, तुमको जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरना चाहिए वो ये वाले भरने चाहिए। इसमें क्या होगा कि इत्तेफाक से ये पीछे में आ जाएगा, तो बड़े वाले का सेंटर वही है, छोटे वाले का सेंटर वही है, तो अब ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? नॉन पोलर। बात समझ में आ गई ना? तो तुम्हें जो यूज करना चाहिए वो किसमें यूज करना चाहिए? पोलर वाले का। बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम करते हैं जो कैपेसिटर है उसका कॉम्बिनेशन, उनका करते हैं कॉम्बिनेशन। अच्छा, जो कैपेसिटर है वो देखने में कैसे होता है? देख लो, उसका जो सिंबल यूज करते हैं वैसे होता है। ये है कैपेसिटर, इनके सिंबल है ये, सही है। और कैपेसिटर की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, देखने में तीनों का साइज सेम लग रहा है तो तुम कह सकते हो कि तीनों की कैपेसिटी सेम है। अदरवाइज मानना है तो अलग भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम सोचोगे कि जब साइज सेम दिख रहा है तो कैपेसिटी अलग कैसे मान लिए? दूरी मैटर करेगी। हो सकता है मैंने मटेरियल अलग अलग भरा, इसमें अलग मटेरियल है, इसमें अलग, इसमें है नहीं, बस समझ में, तो इनकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। अब मैं इनको यूज करके
एक नई कैपेसिटी वाली कुछ बनाना चाहता हूं। बेसिकली मेरा दो इंटेंशन है, इतना तो पक्का है कि इससे काम नहीं हो रहा है। मेरे पास C1 C2 C3 है, लेकिन मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो इनमें तीनों से किसी की नहीं है। जैसे मेरे पास 4 फैरेड का है, 5 फैरेड का है, 6 फैरेड का है, लेकिन मुझे तीनों जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए 9 फैरेड का, या मुझे चाहिए 1 फैरेड का, या 4 का चाहिए, इनमें नहीं कोई। तो मुझे बेसिकली इनको अब आपस में कनेक्ट ही करना है, उसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब इनको मैं आपस में कनेक्ट कैसे करूंगा? तो कनेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। अगर आप किसी भी कैपेसिटर को अगर कंबाइन करना चाहते हो तो कंबाइन करने के दो मेथड होते हैं। एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, और दूसरे को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वो अलग बात है कि हम इसको श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे, समांतर क्रम में कब जोड़ेंगे, वो खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बोलता किसको, पहले वो समझ लो। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बोले, अच्छा इसमें ना थ्योरी तो आराम से समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल वाले में सर्किट को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आता कि सीरीज कहां बन रहा है, पैरेलल कहां बन रहा है। पहचानने का जो सिंपल तरीका है उसी को हम लोग डेफिनेशन में भी यूज कर लेते हैं। क्या तरीका, ध्यान से सुनो। तुम अगर इन कैपेसिटर्स के, क्योंकि हर कैपेसिटर में दो साइड है ना, दो साइड है, तो अगर तुमने किसी भी जैसे इन सभी कैपेसिटर में जो पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट है, अगर तुमने इसको जोड़ दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको मैं यहां नीचे जोड़ के देता हूं, ये है पहला कैपेसिटर और ये इसकी पहली प्लेट, ये वाली, मैंने इसको ऐड कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से। और अब इसकी जो दूसरी प्लेट है, ये तो नेगेटिव है ना, इसकी दूसरी प्लेट कैसे है, नेगेटिव। इसको मैं दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पहले कर दिया। अब दूसरे में पॉजिटिव और नेगेटिव वो तो हम बनाएंगे ना, है सर। तो क्या प्लेट कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्या पहले से? जो कैपेसिटर है उसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता, ये दिमाग में रखना। कैपेसिटर में कोई उल्टा सीधा नहीं होता, वो तो हम बनाते हैं उसको। उसमें तो बस दो प्लेटें होती है बेचारी, उनका क्या गुनाह है, वो तो हम दिए ना उनको। कैसे हो देखो, दिखाता हूं। इसको तुम दिए प्लस, इसको क्या दिए प्लस, इंडक्शन से इस पे क्या आ गया, इंडक्शन से इस पे क्या आ गया, और इंडक्शन से अगले क्या आ जाएगा, अब अगला माइनस वजह से अगला उस पे, तो तीन ही है ना तुम्हारे पास। तो अब तुम क्या बोलोगे कि इन कैपेसिटर्स पे जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो बाय इंडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर चार्ज का ट्रांसफर बाय इंडक्शन तुम्हें दिख जाए किसी सर्किट में, समझ आना वहां पे जो तुम्हारा मेथड है वो कौन सा चल रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसी को सरल शब्दों में कैसे बोलते हैं कि पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट पॉजिटिव से, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से, और तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट कर दी जाए, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इतना तो मैं तुम्हें पहले बताया था कि जब कभी भी चार्ज का ट्रांसफर इंडक्शन के माध्यम से होता है तो सब पे बराबर चार्ज रहता है। तो जितना चार्ज होगा इस पहले कैपेसिटर के बीच में उतना ही चार्ज होगा दूसरे कैपेसिटर के बीच में, उतना ही चार्ज होगा तीसरे कैपेसिटर के बीच में। लेकिन तीनों की कैपेसिटी तो अलग अलग है, तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। अब तुम इस कैपेसिटर को जो चार्ज करना चालू किए हो, वो जिस बैटरी से किए हो, उस बैटरी का वोल्टेज क्या मान लेता हूं, V, कि भाई मैं V वोल्टेज देके इसको चार्ज करना चालू किया था। अब तुम जब V वोल्टेज दिए थे, वोल्टेज भूल मत जाना कि अदिश राशि, वोल्टेज कैसी राशि है, तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए सीधे सीधे ऐड कर डालो तीनों को। तो तुमने टोटल कितना दिया, V, तुमने टोटल कितना दिया, V। ये टोटल वाला V तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, ये V1 बन गया, V2 बन गया, V3 बन गया। मतलब कि जो तुम्हारा पहला प्लेट है उसको वोल्टेज मिल गया, दूसरे प्लेट को वोल्टेज मिल गया, तीसरे प्लेट को मिल गया। मैं पूछूं कि कितना मिल गया तो उसे मैं फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं भैया बताओ कि पहले प्लेट की कैपेसिटी C1, पहले प्लेट पे कितना चार्ज Q, तो बताओ कि पहले प्लेट पे कितना वोल्टेज,
तुम कहोगे हम जानते हैं कि V इक्वल टू Q अपॉन C होता है। ये कैसे जानते हो? क्योंकि तुम ये बात जानते हो। तो क्योंकि तुम ये बात भी जानते हो तो यहां से फिर ये बात भी जानते हो। इसका क्या मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि जो वोल्टेज होता है वो Q और C का रेशियो होता है। तो पहले वाले कैपेसिटर कितना वोल्टेज आएगा? तो कहते बताओ पहले वाले कैपेसिटर का चार्ज कितना था और कैपेसिटी C1। दूसरे का कितना चार्ज था? सही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो तुम्हारा V टोटल था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। V टोटल कितना? अच्छा अगर यहां देखोगे तो V टोटल इक्वल टू सब में Q कॉमन हो जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 हो जाएगा। Q से डिवाइड कर दो V टोटल अपॉन Q इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 हो जाएगा। अच्छा V टोटल अपॉन Q फिर ध्यान से देखो। मैं अगर V के अपॉन में Q कर दूं, यहां देखना V के अपॉन में क्या कर दूं Q 1 अपॉन क्या बचेगा C। तो V टोटल अपॉन Q तो जो आएगा वो 1 अपॉन C टोटल आएगा। 1 अपॉन C टोटल इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन C टोटल। ठीक है इसमें ओके तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो टोटल कैपेसिटी होगी वो मैं इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि मुझे C टोटल एक बार भी और फाइंड करना है पैरेलल वाले में, तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि टोटल की जगह पे CS लिख देता हूं ताकि मैं जानता रहूं कि मैं सीरीज वाली बात कर रहा हूं। CS लिख देता हूं तो मुझे मिल गया कि 1 अपॉन जो टोटल कैपेसिटी होगी वो 1 अपॉन फर्स्ट कैपेसिटी प्लस 1 अपॉन सेकंड कैपेसिटी प्लस 1 अपॉन थर्ड कैपेसिटी के इक्विवेलेंट होगी। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि टोटल कैपेसिटी इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज हो गई। ये समझ में आया नहीं। एक ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आराम समझ में आ जाए। एक एग्जांपल ले लो। ऐसा मान लो कि तुमने जो कैपेसिटर्स ले रखे थे इनकी कैपेसिटी थी 1 2 3 फैराड ना 1 2 और 3 फैराड और इन तीनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 1 अपॉन C टोटल इक्वल टू 1 अपॉन 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन एलसीएम 6 आएगा 6 3 2 11/6 1 अपॉन CS उल्टा करना पड़ेगा CS बराबर 11/6 भाग हो जाएगा एक बार 0.5 फैराड। ये क्या हो गई? लगाए कितने कितने थे 1 2 3 का और वो कितना गया 0.5। मतलब कि अगर तुमको कभी भी दिए गए कैपेसिटर्स को यूज करके कम करना होगा तो तुम इनको जो है कि सीरीज में कनेक्ट कर देना। अच्छा कम भी कितना कम हो जाएगा? यहां से देखो 0.5 ये 1 से भी कम है। 1 से भी क्या है? मतलब कि अगर तुमको एक बात समझो जैसे मैंने कह दिया कि 1 2 3 का यूज करके बनाना है 1.5 बनाना कितना है तो पक्का समझ लेना कि तीनों तो सीरीज में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि तीनों सीरीज में जुड़ गए 0.5 बना देंगे। तुम्हें से ज्यादा बनाना है तो कुछ को सीरीज में करना पड़ेगा कुछ को पैरेलल वो अलग चीज है। अगर मिनिमम प्राप्त करना है तुमको मिनिमम मतलब कि दिए गए वैल्यू से भी कम तो फिर तुम्हें क्या यूज कर लेना चाहिए सीरीज। कंक्लूजन क्या निकल गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर को चार्ज इक्वल मिल जाता है लेकिन जो टोटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो मुझे जब कभी भी टोटल कैपेसिटी को डिक्रीज करने की नौबत आएगी तो मैं इनको किस में ऐड कर लूंगा सीरीज में। बात क्लियर है? डिक्रीज मतलब कि मिनिमम। बहुत बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं अगर वो आपको ऐसे चले हैं जैसे एमसीक्यू के क्वेश्चन जो बनते हैं कहेगा 4 6 8 और 9 इसको यूज करके इनको मैं सीरीज में कन्वर्ट करना चाहता हूं सीरीज में। तो जो आपको कैपेसिटी मिलेगी वो 9 से ज्यादा 9 से कम 6 से ज्यादा 4 से कम तो मिनिमम वैल्यू से भी कम मिलेगी 4 से भी कम मिलेगी। बात समझ में आई? मतलब कि अगर मैंने 1 के पैरेलल में 1 के सीरीज में ध्यान से समझना कोई बोल दे कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 1 फैराड है उसके साथ में मैंने सीरीज में जोड़ दिया 1000 का तो सोचो कि 1000 बहुत ज्यादा होता है लेकिन सीरीज जोड़े हो ना
तो जो इक्विवेलेंट मिलेगी वो 1 से भी कम हो जाएगी। बात समझ आई? इक्विवेलेंट कैसे मिलेगी? 1 से कम हो जाएगी। तो ये मैटर है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर मैं पैरेलल में करूं तो, अगर मैं ये काम पैरेलल में करूं तो यहां कर देता हूं। पैरेलल का क्या मतलब है? मतलब मैं कैसे पहचानूंगा कि पैरेलल हो रहा है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं, इन सभी कैपेसिटर्स को मुझे एक साथ पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा और इंडक्शन तीनों में एक साथ सब होना चाहिए। मतलब कि जो तुम पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट जिसको तुम बोलना चाह रहे हो, इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा एक साथ, और दूसरे वाली प्लेटों को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो इस टाइप का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, मैं इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोल दूंगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। डिफरेंस क्या, ध्यान से समझो। जरूरी नहीं है कि पहले वाले, अब देखो, अब यहां पे तुमको फायदा करेगा वो वाला इक्वेशन जो मैंने कहा था, ये वाला जो Q प्रोपोर्शनल टू V होता है ना, तो यहां से लिख सकते हो Q प्रोपोर्शनल टू CV, Q इक्वल टू CV, या Q प्रोपोर्शनल टू C, या C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये तुमको यहां फायदा करेगा। और कैसे फायदा करेगा, ध्यान से देखना। मैंने कह दिया कि मैं तीनों को ऐड किया हूं, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी, और तीनों को मैंने जो वोल्टेज दिया वो कितना दिया है? क्या क्लियर है? तीनों को मैंने V वोल्टेज दिया है। पहले वाले को भी V वोल्टेज दिया है, दूसरे को भी V वोल्टेज, तीसरे को भी कितना वोल्टेज दिया है? V वोल्टेज। ध्यान से देखो, तीनों को मैंने सेम वोल्टेज दिया है। अब बात आई कि क्या तीनों पे चार्ज सेम आएगा? नहीं। पहली बात तो तीनों का वोल्टेज भले कॉमन है, लेकिन तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है, तो तीनों पे चार्ज भी क्या होगा? अब अगर बात आ जाए कि किस पे ज्यादा चार्ज आएगा, किस पे चार्ज ज्यादा आएगा, तो तुम क्या बोलोगे? यार तीनों का वोल्टेज तो कॉमन है, तीनों का वोल्टेज क्या है? कॉमन। ये देखो यहाँ पे वोल्टेज कॉमन है, Q प्रोपोर्शनल टू C का क्या मतलब है? वोल्टेज क्या है? कॉमन। तो तीनों को वोल्टेज क्या है? कॉमन है। अगर तीनों को वोल्टेज कॉमन है तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा, जिसकी कैपेसिटी कम उसका चार्ज कम। लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज को खींच लेंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि 10 भूखे लोग एक जगह खड़े हैं और ऊपर से कुछ खाना गिराया जाए, तो जिसके पास ज्यादा ताकत वो ज्यादा खाना खाएगा। भाई दे तो सबको बराबर ही रहा, वो फेंक ले लो जिनको लेना, जिसके पास ज्यादा ताकत वो ज्यादा खाना खाएगा। सेम काम यहाँ पे, जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी वो ज्यादा चार्ज को रिसीव करेगा। बात क्लियर है? अब पता कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि पहले वाले को मिला Q1, दूसरे वाले को कितना मिला? Q2, और तीसरे को कितना मिला? Q। हालांकि तुमने वोल्टेज कितना दिया था? V दिया था, और इसका मतलब ये है कि वोल्टेज तो सबको बराबर मिल गया, लेकिन सबको चार्ज मिला है अलग अलग। लेकिन तुमने यहाँ से जो चार्ज दिया था वो कितना दिया? Q दिया। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि अब की बार चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीनों को हो गया था। चार्ज भी एक अदिश राशि है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Q बराबर होगा Q1, Q2, Q3। ये Q टोटल है। अब मैं पूछूं कि मतलब मैं जाके पूछना चाहता हूं इस पहले कैपेसिटर से, भाई साहब तुम बताओ तुम्हारे पास कितना चार्ज है? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो कहेंगे मेरे पास ज्यादा चार्ज है। कितना है? तो मैं Q1 की जगह पे लूंगा C1 into V। क्या लूंगा? C1 into V। दूसरे से पूछूंगा C2, तीसरे से पता नहीं चला पाया भी नहीं पाया। ये हो जाएगा Q टोटल। ये क्या हो जाएगा? Q टोटल। अब मैं देखूंगा सबको भी तो बराबर मिला है, तो सबका भी कॉमन करके डिवाइड कर दूंगा, तो Q टोटल अपॉन V इक्वल टू C1, C2, C3। अच्छा, Q टोटल अपॉन V, इसको C टोटल लिख सकते हैं। Q टोटल अपॉन V को क्या लिख सकते हैं? C टोटल इक्वल टू C1, C2, C3 हो जाएगा। और ये C टोटल CP लिख दो, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटी होती है ये C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है। इसमें तो एग्जांपल की कोई जरूरत नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये सीधा सीधा ऐड ही हो रहा है। मतलब यही एग्जांपल अगर मैं यहाँ चिपका दूं तो 4, 6, 8 और 9, ये 10, 10, 8, 18, 18, 9, 27 टोटल कैपेसिटी 27 मतलब कि इससे भी ज्यादा। यस सर। तो पैरेलल करने के बाद मैक्सिमम से भी ज्यादा मिल जाती है और सीरीज करने के बाद मिनिमम से भी कम मिल जाती है। क्या बात क्लियर है? बात ध्यान से क्लियर है? तो अब मैटर क्या चला
कि अगर मैं सीरीज करूंगा तो जो मिनिमम कैपेसिटी मिलना चाहिए वो मिल जाएगी, मैक्सिमम करूं अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो उनको मैं पैरेलल में कर दूंगा। अब भूल मत जाना कि अल्टीमेटली ये सारा काम तुम कर क्यों रहे हो। मेन गेम है एनर्जी। मेन गेम क्या है? एनर्जी। मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि मैं उस फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल रखूंगा, उसे भगाना है, मुझे किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है। मूव कराने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी? ज्यादा वोल्टेज होने से। ज्यादा वोल्टेज कैसे मिलेगा? ज्यादा इंटेंसिटी होने से। ज्यादा इंटेंसिटी कैसे मिलेगी? ज्यादा चार्ज स्टोर होने से। तो वही तो कर रहे हैं। क्या बात समझ में आई? ये पूरा गेम क्यों चल रहा है? सिर्फ ज्यादा एनर्जी देने के लिए। क्या बात क्लियर? तो अब जितना काम तुम कर सकते थे एक कैपेसिटर पे वो कर दिए। तो अब हम अल्टीमेटली पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां ये पता कर पाए कि किसी भी कैपेसिटर को इतना कुछ करने के बाद अगर किसी भी कैपेसिटर को आप देते हो चार्ज Q और उसका वोल्टेज हो जाता है V, तो अगर मुझे चेक करना हो कि वो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है, उस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है, तो इसको चेक करने के लिए सीधे सीधे आपको Q और V के बीच में ग्राफ बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? ग्राफ। ध्यान से देखो, ये है Q प्रोपोर्शनल टू V, और जब भी कोई चीज प्रोपोर्शनल में होती है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या बात क्लियर है? अगर Q प्रोपोर्शनल टू V, इसका ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर मैं Q और V के बीच में ग्राफ बनाऊं, ग्राफ 6 से बना रहा हूं जिससे कि मैं उस कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी को कैलकुलेट कर पाऊं। ठीक है। तो अब हम लोग फाइनली आज के लास्ट टॉपिक पहुंच गए हैं जहां ये पता करेंगे कि किसी भी कैपेसिटर को अगर मैं चार्ज कर रहा हूं तो वो कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। स्टोर चेक करने के लिए मैं चार्ज और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाने जा रहा हूं। चलो देखो ग्राफ कैसे बनाऊंगा, ध्यान सुनो। तो मैं देख रहा हूं हम बनाने चल रहे हैं ग्राफ बिटवीन चार्ज एंड वोल्टेज। बनाऊंगा कैसे? बनाने के लिए अपना एक खत्म हो गया क्या? ठीक है, वो एक मार्कर है। चलो तो हम लोग ग्राफ बना के देख लेते हैं कि जो कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। ग्राफ बनाएंगे चार्ज और वोल्टेज के बीच में। ग्राफ बनाने के लिए आप ले लो एक्स एक्सिस और एक ले लो वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मुझे क्या शो करना है वो अपनी चॉइस है। मैं वोल्टेज को शो करना चाहूं तो वोल्टेज को कर दूं, अगर चार्ज को शो करना चाहूं तो चार्ज को कर दूं। किसको शो किया जाए? चार्ज को दो, तो चार्ज ये हो जाएगा वोल्टेज। सही है। तो अगर अब मैं ग्राफ बनाना चालू करूंगा तो मैं देख पा रहा हूं कि चार्ज और वोल्टेज तो प्रोपोर्शनल में होते हैं। अगर चार्ज होगा 0 तो वोल्टेज भी क्या होगा? 0 होगा। तो ग्राफ यहां चालू होगा, यहां चालू होगा। मैं जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाऊंगा उसी रेशियो में वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो दोनों का जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट ही आना है, सी कांस्टेंट ही आना है। तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। तो अब मान लो कि मैंने उसको कितना चार्ज दे दिया? Q। उसको मैंने कितना चार्ज दे दिया? Q। ये चार्ज का एक्सिस है तो चार्ज दे दो ऐसे। इसको मैंने चार्ज Q दे दिया और चार्ज Q देने से इसको कितना वोल्टेज मिल गया? V वोल्टेज मिल गया। ये वोल्टेज का ग्राफ। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि आखिर उस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है। ये चेक करने के लिए सीधे सीधे ग्राफ का ये जो कवर एरिया है ना ये फाइंड कर लो। ग्राफ में एक्स एक्सिस के साथ में कितना एरिया कवर किया है ये फाइंड कर लो। जैसे ही आप इस कवर एरिया को फाइंड करोगे, यानी कि कवर्ड एरिया, इससे पता चल जाएगा कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। स्टोर्ड एनर्जी। कवर एरिया कैसे फाइंड करोगे? ये तो एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 into base into height। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? Q। ऊंचाई कितनी है? V। तो मतलब मैं कह दूंगा कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ QV के बराबर होती है। तुम अगर चाहो तो उसमें मल्टीपल फॉर्मूले बना सकते हो। उसकी वजह यह है कि तुम अच्छे से जानते हो कि Q बराबर CV होता है। ये जो तुमको फॉर्मूला मिला हुआ है ये तो मान लो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया स्टोर्ड एनर्जी का।
Q बराबर हाफ CV। लेकिन अगर मैं कुछ और लेना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि यहां देखो, क्योंकि मैं पहला केस ले रहा हूं, मैं Q की जगह पे CV लिख सकता हूं। यस सर। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर। CV स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। अगर मैं Q की जगह पे CV ना लेना चाहूं तो मैं V की जगह पे Q अपॉन C ले लूंगा। V की जगह पे क्या ले लूंगा, Q अपॉन C। तो ऐसे सिचुएशन में एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू Q तो रहेगा ही, V की जगह पे क्या ले रहा हूं, Q अपॉन C, मिल जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C मिल जाएगा। यस सर। तो किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो अगर फाइंड करना हो तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, और तीनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मैं दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में जोड़ दूं, दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में जोड़ दूं तो जोड़ने के टाइम पे कुछ स्पार्किंग होगी भाई, क्योंकि पहला वाला भी चार्ज है, दूसरा वाला भी फुल चार्ज है, इनको आपस में जोड़ोगे स्पार्किंग होगी। तो स्पार्किंग के टाइम पे कितनी एनर्जी लॉस हो जाती है, यानी कि दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ने से कितनी एनर्जी लॉस हो जाती है, इसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज करते हैं।